हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम फिनोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फिनोल में सेकंड पार्ट रिएक्शंस के लिए बेंजीन वलय पर अभिक्रियाएं। तो बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो सबको पता है कि बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बेंजीन वलय। सबको पता है क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और सब हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन में किसी भी एक का प्रतिस्थापन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल करता है और उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो देखो, इसी तरीके की एक वलय किसमें है? फिनोल में। तो फिनोल जो है, उस फिनोल की संरचना की बात करें तो वहां कुछ इस प्रकार से फिनोल की स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम बात करें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं 2, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आर प्रभाव। ये हमने पढ़ लिया था। इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो दोनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आने का अर्थ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तुलना में किसके? मेटा पोजीशन के। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पर जुड़ेगा? क्योंकि मेटा तो न्यूट्रल है और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमें फिनोल में देखने को मिलती हैं कि फिनोल में OH समूह का प्लस आर प्रभाव है। इस कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो देखो, इसकी रिएक्शंस की बात करें तो कितने प्रकार की रिएक्शन है, कौन कौन सी हैं? तो देखो, फर्स्ट है यहाँ पर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण कैसे करवाएं फिनोल का? नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण हमने पहले पढ़ा हुआ है, बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रीकरण 2 प्रकार से होता है। याद रखें, फिनोल के लिए नाइट्रीकरण 2 प्रकार से है। वो कौन कौन सा है? देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया हम HNO3 से करवाएं, और HNO3 कौन सा लें? डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें या तो ऑर्थो पोजीशन पे और या फिर पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 या फिर पैरा पोजीशन पे NO2, ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है। क्यों? लेकिन हम दूसरी कंडीशन यूज करें कि यहाँ पर फिनोल लें और फिनोल के साथ में यहाँ हम कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लें, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा? देखो, दोनों ही रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो वो है NO2 प्लस। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस। ठीक है, लेकिन उत्पाद में क्या अंतर है कि यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनता है तो NO2 आधिक्य में जुड़ता है। तो NO2 जब आधिक्य में जुड़ता है तो यहाँ हमें NO2 ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 जुड़ा हुआ मिलता है। एक ट्राई नाइट्रोफिनोल कंपाउंड जो है वो हमें मिलेगा और इसे हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में, से बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। ठीक है, याद रखें, नाइट्रीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला डाइल्यूट HNO3 से, जिसमें हमें ऑर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। लेकिन यदि हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 लें तो उस कंडीशन में हमें एक पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है और दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2। तो ये याद रखने वाली बात है। सेकंड रिएक्शन है अपनी, इसमें देखो, सेकंड रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की बात करें
तो सल्फोनीकरण में बिल्कुल वही प्रोडक्ट जो हमने पहले रिएक्शन बनाई थी हेलोएरिन की, बिल्कुल वही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण के लिए क्या करें, कंसंट्रेट H2SO4 काम में लें और उससे क्या मिलेगा, तो उससे मिलता है हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम है। तो ये वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। इसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या काम आता है, HSO3+। अब देखो HSO3+ इलेक्ट्रोफाइल काम में आता है, अपनी बुक में यही दिया होता है, अपने सिलेबस में यही पढ़ते हैं कि HSO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ काम आएगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो काम आता है, आप कंपटीशन में इसको पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर काम आने वाला जो है वो SO3 होता है, ना कि HSO3+। तो SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और जब किसी बेंजीन वलय के साथ में ये रिएक्शन करता है तो बेंजीन वलय है OH, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब +R इफेक्ट होगा तो यहाँ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ जब नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करता है, सल्फर पे, तो सल्फर पे जब अटैक करता है तो SO3 यहाँ जुड़ेगा और साथ में H भी जुड़ा हुआ है, तो यही H जो है वो आकर के इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। तो वो मैकेनिज्म थोड़ी अलग है, आपको केवल इतना पढ़ना है कि HSO3+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम बात करें, आगे चलें थोड़ा सा और, तो सल्फोनीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया। अब हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में है एल्किलीकरण। तो देखो फर्स्ट है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण की अभिक्रिया क्या होगी, तो यहां नाम से पता लग रहा है एल्किल समूह जो है R उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फिनोल के साथ में एल्किल समूह को ऐड करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है, लुईस एसिड की उपस्थिति में संपन्न होती है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया का फर्स्ट पार्ट है एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में देखो हमें क्या करना है, फिनोल की अभिक्रिया हम AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। फिनोल की अभिक्रिया हम AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, तो क्या प्राप्त होगा, तो AlCl3 के प्रेजेंस में फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हमें एल्किल समूह जुड़ा मिलेगा, या फिर कहां पे मिलेगा, पैरा पोजीशन पे। तो दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ मिल सकते हैं, और वो हैं OHR या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे एल्किल समूह जुड़ेगा। इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन है एल्किलीकरण की तरह है एसिलेशन, एसिलीकरण इसको बोलते हैं एसिलीकरण, यानी एसिल समूह जुड़ेगा। और एसिल समूह क्या है, CH3COCl समूह को एसिल समूह बोलते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं रिएक्शन को, एसिलीकरण रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट का दूसरा पार्ट है एसिलीकरण रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं एक एसिल हैलाइड से, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, और उपस्थिति ले रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो ये बॉन्ड टूटने के बाद में हमें CH3CO+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, जो कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे किसे जोड़ना है, CH3CO को। अब CH3CO समूह जो है इसे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, COCH3, या फिर प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन वलय के साथ में COCl। तो दोनों प्रकार के उत्पाद हमें मिल सकते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन जो है इसको अच्छे से देख लो, एसिलीकरण अभिक्रिया, इस प्रकार की रिएक्शन डायरेक्ट कंप्लीट नहीं होती, सीधी है अभिक्रिया नहीं होती,
इसके लिए हमें एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया करवानी होती है जिसे बोलते हैं फ्रिज पुनर्विन्यास। फ्रिज पुनर्विन्यास, तो फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा इसका रीअरेंजमेंट किया जाता है। और वो कैसे होगा उसको हम अभी इसी के साथ देख लेते हैं। एसिडीकरण की अभिक्रिया है, इसमें फ्रिज पुनर्विन्यास कैसे करें। तो देखो यहां पे टॉपिक चलता है अपना फ्रिज पुनर्विन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिज पुनर्विन्यास, याद रखें, बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जब किसी फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करते हैं तो हमें फेनिल एस्टर प्राप्त होता है, और उस फेनिल एस्टर की रिएक्शन हम नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 से करवाएं तो हमें दो अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 समूह, एक पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब हम समूह ऐड करते हैं तो वहां हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है 433 केल्विन या उससे अधिक, और यदि पैरा पोजीशन पे रखते हैं तो हमें करना होता है 333 केल्विन और उससे कम। तो देखो यहां हम बात करें फ्रिज पुनर्विन्यास की, तो फ्रिज पुनर्विन्यास कैसे कंप्लीट होगा। फिनोल जो है उस फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं AlCl3 की उपस्थिति में CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड से, और उपस्थिति ले रहे हैं AlCl3। तो हमें प्राप्त होता है एस्टर, और एस्टर क्या मिलेगा, फेनिल एस्टर। तो फेनिल एस्टर हमें प्राप्त होता है। अब इस फेनिल एस्टर की रिएक्शन करवाएं, देखो दो प्रकार से। तो फेनिल एस्टर की रिएक्शन दो प्रकार से हैं, एक तो है 433 केल्विन तापमान पे, एक है 333 केल्विन तापमान पे। किसके साथ करवाएं, तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन के अलावा लें निर्जल AlCl3 और टेम्परेचर दें इसको। इधर भी लिखें कि नाइट्रोबेंजीन लें, ठीक है, और क्या लें, एक AlCl3 लें निर्जल AlCl3 के साथ में। तो दो कंडीशन यहां पर बनती हैं फेनिल एस्टर की रिएक्शन के लिए। तो 433 केल्विन पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो OH समूह यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन का या फिर हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन का। तो 433 केल्विन पे ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन COCH3 समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, H जो है वो COCH3 समूह की जगह जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, और ये वाला समूह जो है वो हाइड्रोजन की जगह आता है। और इस प्रकार के पुनर्विन्यास को हम फ्रिज पुनर्विन्यास कहते हैं, जिससे हमें ऑर्थो वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पैरा वाला हाइड्रोजन जाए तो क्या बोलेंगे इसको, तो पैरा वाला कंपाउंड क्या आएगा, पैरा पोजीशन पे COCH3। तो इस प्रकार का पुनर्विन्यास जो है वो फ्रिज पुनर्विन्यास कहलाता है। तो अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रोमीनीकरण। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में हमें क्या जोड़ना है, तो नाम से पता लग रहा है ब्रोमीन ऐड करना है फिनोल पे। तो फिनोल पे जब ब्रोमीन ऐड करते हैं तो दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, देखो अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो दो प्रकार की रिएक्शन, इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि किसकी उपस्थिति में ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है कि जब हम जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं तो हमें ब्रोमीन के साथ में जब हम करवाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा और कितनी मात्रा में वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होती है। दो प्रकार की कंडीशन इसमें हम देखते हैं, और वो क्या है, तो देखो जब हम नॉर्मल ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएं, और दूसरा क्या लें, दूसरा है
प्लस Br2 और यहाँ पर हम लें कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4। तो पहली कंडीशन है कि नॉर्मल ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि हम ब्रोमीन के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लेते हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो, देखो नॉर्मल जब ब्रोमीन हम लेते हैं तो यहाँ ब्रोमीन के अणु आधिक्य में फिनोल के साथ में जुड़ते हैं, तो उससे हमें मिलेगा फिनोल रिंग के ऊपर Br और Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन है कि ब्रोमीनीकरण हम करवाएं CS2 और CCl4 की उपस्थिति में, टेम्परेचर ले लें 273 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा? तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर ब्रोमीनीकरण करवाना है या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ हमें मिलता है एक प्रोडक्ट OHBr या 2 ब्रोमोफिनोल हो गया या फिर 4 ब्रोमोफिनोल, 2 ब्रोमोफिनोल या 4 ब्रोमोफिनोल। तो इंपॉर्टेंट देखने की बात है कि ब्रोमीनीकरण दो प्रकार से होगा, CS2 CCl4 की उपस्थिति में, और दूसरा है नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर दें तब। तो दोनों को अच्छे से देखो, इसको पढ़ो। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? तो देखो फॉर्मिलीकरण शब्द आता है फॉर्मेल्डिहाइड से HCHO, और इस प्रकार की रिएक्शन में हम CHO समूह क्या करते हैं? ऐड करते हैं बेंजीन वलय पर। तो फॉर्मिलीकरण अभिक्रियाओं में CHO समूह हमें ऐड करना होता है। ये अभिक्रियाएं मोस्टली 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट है राइमर टीमान रिएक्शन, पहली रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन। सेकंड है गाटरमान रिएक्शन, थर्ड है डफ रिएक्शन। तो देखो 3 प्रकार की अभिक्रिया हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मिलीकरण में, राइमर टीमान, गाटरमान और डफ। तीनों नेम रिएक्शन है, और याद रखें एग्जाम के लिए नेम रिएक्शन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट है टॉपिक RTR, राइमर टीमान रिएक्शन। तो राइमर टीमान रिएक्शन देखो फर्स्ट है अपनी राइमर टीमान रिएक्शन के लिए। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करवाएं, CHCl3 से करवाएं, तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवा रहे हैं क्षार की उपस्थिति में इसकी फिनोल की अभिक्रिया, तो हमें प्राप्त क्या होता है? तो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में एक सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? सैलिसिलैल्डिहाइड, CHO का योग होता है। तो CHO का योग हमें इस प्रकार के रिएक्शंस में करवाना है। उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा क्या क्या प्राप्त होगा वो है 3KCl निकल जाएगा, 2H2O, ठीक है। तो प्रमुख उत्पाद है अपना सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसिलैल्डिहाइड हमारा प्रमुख उत्पाद है RTR रिएक्शन में, राइमर टीमान रिएक्शन में। याद रखें राइमर टीमान रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हमें एज ए रिएजेंट ले रहे हैं, बेस की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? फिनोल की, और सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेकंड जो रिएक्शन है वो है गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान देखो क्या है? फॉर्मिलीकरण की सेकंड रिएक्शन है गाटरमान। मोस्ट है गाटरमान रिएक्शन, याद रखें। गाटरमान रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है? तो गाटरमान रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ हम HCl और HCN की रिएक्शन करवाते हैं, HCl और HCN की रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में। और इसमें क्या होगा? तो देखो यहाँ हमें इस रिएक्शन में प्राप्त होता है
कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा N के साथ में H और यहाँ CH और CH। तो एक मध्यवर्ती यौगिक हमें एक योगात्म, इसको बोल सकते हैं योगोत्पाद मिलता है, जो ऐड होने के बाद में दोनों से मिल रहा है। एडिशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एडिशन रिएक्शन की विशेषता क्या है, तो ये भी देख लो एक बार। 3 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पाई और 1 सिग्मा, और 1 पाई बॉन्ड टूटने से हमें 2 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं। कितने पाई से? 1 पाई से 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ऐसी रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन में आती हैं। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड मिले, एक तो ये और एक बार NH का। तो 1 पाई बॉन्ड टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो उसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट हो गया एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, तो दूसरे स्टेप में हमें फिनोल के साथ में रिएक्शन जब करवाते हैं OH, तो फिनोल के साथ में ClCH डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ हमें HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन था, और HCl बाहर निकलेंगे और ऐड होगा CH डबल बॉन्ड NH पैरा पोजीशन पे। तो इससे हमें मिलेगा एक विशेष उत्पाद मिलता है, जिसका सूत्र भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसका सूत्र है, या एल्डेमीन याद रखें अच्छे से। एल्डेमीन का सूत्र क्या है ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार की रिएक्शन में मध्यवर्ती उत्पाद क्या मिल रहा है अपने को, एल्डेमीन। और एल्डेमीन का जब जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में जब आपको जल अपघटन की अभिक्रियाएं पढ़ाई थी RMGX रिएक्शंस में, देखना अच्छे से कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो RMGX रिएक्शन में आपको जल अपघटन में मैंने बताया था कि जब भी आप जल अपघटन करवाओ, एक तरफ H+ जोड़ो, दूसरी तरफ OH- जोड़ दो। लेकिन उस टाइम ये भी बताया था कि जब हम किसी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को पढ़ेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो वहां हमें OH और H की जगह हमें H2 एक तरफ और O एक तरफ जोड़ना होगा। तो ये मैंने उसी टाइम बताया हुआ है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में ऐसा करेंगे। तो जब यहाँ जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, तो N के साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं और CH के साथ में 1 ऑक्सीजन। तो जल के अणु का योग कुछ इस प्रकार से इन यौगिकों में करवाते हैं। तो ये याद रखें, यहाँ क्या मिल जाएगा, CHO और साथ में अमोनिया बाहर निकलेगी। तो ये एक पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड मिल रहा है। तो इसको अच्छे से देखो, गाटरमान रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, गाटरमान के अलावा क्या है। तो फॉर्मलीकरण में एक रिएक्शन और है गाटरमान के अलावा, वो है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया नॉर्मल है, बिल्कुल इजी है डफ अभिक्रिया। तो डफ में अपने को क्या करना है कि फिनोल की रिएक्शन हमें किससे करवानी है, तो हेक्सामेथिलीन CH2 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की रिएक्शन करवाते हैं। साथ में क्या लें, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ में हम लेते हैं बोरिक अम्ल H3BO3 क्या होता है, सबको पता है, OH ये स्ट्रक्चर होती है बोरिक एसिड की। याद आया कुछ बोरिक अम्ल से? बोरिक अम्ल कहां पर बनाया था हमने लास्ट क्लास में, तो बोरिक अम्ल बनाया था हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, कुछ याद आया, जिसमें हम ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त कर रहे थे। ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन से हमें बोरिक अम्ल एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ था। तो बोरिक अम्ल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम। तो देखो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल की रिएक्शन से हमें सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है।
और सैलिसिलैल्डिहाइड में ऑर्थो पोजीशन पे OH समूह जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये सैलिसिलैल्डिहाइड हमें प्रमुख उत्पाद के रूप में मिला। तो 3 रिएक्शन है फॉर्मेलीकरण के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। कार्बोक्सिलीकरण। तो कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शंस में हमें केवल COOH समूह को यहाँ पर ऐड करना है। और COOH समूह जो है वो ऐड करेंगे तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। और सैलिसिलिक अम्ल में ऑर्थो पोजीशन पे COOH समूह होता है। तो यहाँ 2 अभिक्रियाएं हमें को देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट में हम राइमर टीमान पढ़ेंगे और दूसरी रिएक्शन जो है उसमें हम एक सोडियम फिनॉक्साइड यौगिक के द्वारा प्राप्त करेंगे एक सैलिसिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ो।